नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूं और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी की लिस्ट में आती है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में लगातार इसमें गिरावट दर्ज कर इसकी लेकर के स्टॉक परफॉर्मेंस को तो क्यों मार्केट में जो इनका कारोबार है क्या बंद हो गई या कारोबार में कुछ गिरावट दर्ज करती है या कुछ और एक्टिविटीज के साथ जो डिमांड सप्लाई को बढ़ाया और घटाया जाता है स्टॉक मार्केट के रिएक्शन के बेसिस पे उसके बेसिस पे ही मार्केट की रिएक्शंस ऐसा रहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक गिरावट ही गिरावट दर्ज करती है। तो क्या लगता है अभी ट्रेंडिंग वे में आगे आने वाले समय के लिए क्या उचित समय है या कुछ और रिएक्शंस की बात चर्चा चल रही है। इन सभी पॉइंटों को लेकर के चर्चा करेंगे जिसका नाम है आइडिया ऑफ फोर्ज। कंपनी डिफेंस सेक्टर में डील करती है जो कि एयरक्राफ्ट वाली चीजें हैं उस पे कामकाज हैं, ड्रोन से रिलेटेड कामकाज है। इसके अलावा कहती है द ग्लोबल लीडर इन द यूएई, भी टेक्नोलॉजी को लेकर के ग्लोबल लीडर के तौर पे है, जहाँ पे कहती है कंपनी जो जो अनमैन्ड जो कि एरियल्स व्हीकल होता है उसको लेकर के साथ में ये एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को लेकर के इनका कारोबार रहा है। और इन कारोबार से समझने वाली बात है जिन कारोबार से कितने पैसे, कितना नुकसान, कितना इनके रिएक्शंस की तरफ समझने की प्रयास थोड़ा बहुत करके समझेंगे। इससे पहले भी हमने एक बार इस पे स्टडी किया था, थोड़ा सा डीपली की तरफ हम चलते हैं। आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है और देखने को ये मिल रही थी कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक गिरावट चल रही थी। फिलहाल इसकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी क्या कहती है, तो वहां पे देखा गया कि बुक वैल्यू 153 है, इंटरेस्टिक वैल्यू इज द बेटर देन फ्रॉम द बुक वैल्यू, अर्थात समझ में आती है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में जो अदर कंपनी है इसी सेक्टर के उससे एवरेज से ज्यादा यहाँ पे भीड़ कहता है, कह सकते हैं कि वहां से नियरली 100% ज्यादा भीड़ है। यदि किसी पे बाकी कंपनियों पे 66 का है तो यहाँ पे 134 का एक्स के भीड़ कहती है। किसके बेसिस पे? अर्निंग पर शेयर के बेस। अर्निंग पर शेयर को भी हम एक तरह से समझने की प्रयास करते हैं कि आखिर फेस वैल्यू जो कि नॉमिनल नोट है जो पॉकेट में पड़ा है वो अर्निंग कितनी करके देती है, तो कहती है वो 40% की अर्निंग करती है। और अर्निंग के पीछे मार्केट की डिमांड ये है, क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट दर्शाता है कि आने वाले समय में क्या ज्यादा उत्साह के साथ बढ़ेगा या गिरावट दर्ज। अभी तक कह सकते हैं कि इनका जो लेबल रहा वो लगातार अपने लेबल से एक ट्रेंडिंग वे कहता है गिरावट। किसी भी स्टॉक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी हायर और लोअर को आपस में कंबाइन करके देखते हैं, एक ऑन एवरेज करके देखते हैं कि आखिर उनमें बॉर्डर लाइन कहाँ पे आखिर बंद होती है और क्या यहाँ से ऊपरी के लिए चलने के लिए तैयार होती है, निचले लेवल पे बॉटम पे जाने के लिए बैठी है। जहां आरओई और आरओसी बहुत ज्यादा परसेंटेज की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, नियरली 30% से कम की होल्डिंग है। जो करंट रेशियो का माप है, ये मैं इसको माप कहता हूं, और करंट रेशियो का माप है और डेट टू इक्विटी को लेकर देखा जाता है। इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन का प्रोसेस करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चाहे वो मार्केट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ, ये रिस्क हमेशा है। इस रिस्क के लिए क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले रिकंसिलिएशन जानना जरूरी है, जिसको हम ऑन एवरेज कहते हैं। जो भाई इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है। दूसरे तरफ से ये देखा जाता है कि रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका परफॉर्मेंस क्या कहती है और अपने निवेशकों के बारे में सोचती है या नहीं सोचती। तीसरा की बात करेंगे जहां पे स्टॉक मार्केट के रिएक्शन बेसिस पे कितनी परसेंट की रिटर्न परफॉर्मेंस करती नजर आई है। उन सभी पहलुओं पे ध्यान देते हैं। पहले एक नजर इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी पे। यहाँ पे देखा गया कि रिसेंटली कुछ न्यूज आर्टिकल चल रही थी, उसमें कहती है आइडिया फॉर शेयर जो कि दे 100% इन द लिस्टिंग्स डे आर द डाउन। ये कहती है रेडी 20% फ्रॉम द आईपीओ प्राइस को लेकर के देखा गया। इसके अलावा देखा गया कि इसमें 52 वीक की लगातार लो के आसपास की बॉटम पे जाके बंद हुआ है। आखिर इसमें क्या हो रहा है और लगातार डिक्लाइन करती हुई नजर आती है, इनके पीछे कुछ कारणों को समझते हैं।
यहाँ पे देखा गया कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस से आने वाले फायदे नुकसान पे यदि चर्चा करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कई बार गिरावट होती रहती है और कई बार चलती भी रहती है। यहाँ पे देखा गया ऑन एवरेज में जो इविटा में करीब 114% तक की गिरावट दर्ज करती है क्वार्टरली बेसिस। इसके अलावा देखा जाए तो ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो ईयरली ग्रोथ लगातार अच्छी खासी ग्रो पे चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं था, भले ही क्वार्टरली कई बार कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन ईयरली ग्रोथ क्या कहती है? सस्टेन के साथ ऊंचाइयों पे टच करने के से आगे है। अब इसका सितंबर तक का रिजल्ट आया, लेकिन यहाँ पे सितंबर तक का रिजल्ट का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। इसकी वजह से मार्केट की कुछ हो सकता है अलग अलग जो रिसर्च है वो उसके बेसिस पे हो सकता है। फिलहाल हम इसको यदि हम स्टैंडअलोन डेटा की तरफ देखें, स्टैंडअलोन डेटा और कंसोलिडेटेड डेटा दोनों लगता है कि सेम ही है, नियर अबाउट सेम की बात कर रही है। इसमें क्या देखा गया कि क्वार्टरली में कंपनी का जो ग्रोथ रेट है सेल्स को लेकर के वो घट गई है। जब सेल्स लगातार घट गई तो मार्केट की चिंता बढ़ गई, भाई सेल्स तो घट रही है, सेल्स घट गई और लॉस कंपनी अभी तक लगातार कई बार तो प्रॉफिट बुक किया है, कई बार लॉस। मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि बुक किया सकता है। यहाँ पे लॉस 14 करोड़ के आसपास की देख क्यों है? क्योंकि लॉस का पहला कारण है ऑपरेशन से इनके लॉस मेकिंग देख रही हो जो कि 14 करोड़ के आसपास। ईयरली डेटा की तरफ देखें, 12 महीने की डेटा, इसमें देखा गया कि कंपनी के पास 12 महीने में करीब 316 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट किया है, लेकिन उनमें ऑन एवरेज जो 45 करोड़ तक की 12 महीने की फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट हुआ करता था, वो प्रॉफिट सीधे के सीधे गिर गई और 13 करोड़ पे आकर के 12 महीने की डेटा पे अटक जाती। और लास्ट 6 महीने का डेटा की यदि हम चर्चा कर लें तो शायद कह सकते हैं करीब 13 करोड़ से ज़्यादा इनकी इस क्वार्टर में, इस हाफ ईयरली में इनका नुकसान दर्ज करती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका नुकसान। ये तो कुछ सवाल थे। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें जो क्या इसमें रिस्क फैक्टर भी था, तो रिस्क फैक्टर के बारे में तो फिलहाल मार्च तक का अपडेटेड था, लेकिन यदि बैलेंस शीट के फिगर को सितंबर तक देखें तो कंपनी के पास जो लायबिलिटी रहा इसको लेकर के, लोन को लेकर के, वो बहुत ज्यादा नहीं था कंपेयरिंग, यदि हम मार्च 23 के डेटा से कंपेयर करें तो। लेकिन इनकी फिक्स एसेट बढ़ी लगातार, और जो अदर पार्ट रहा अदर एसेट्स को लेकर के उसमें क्या दिक्कतें आई, जबकि इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बढ़ाई है। ट्रेड रिसीवेबल की तरफ देखें तो ट्रेड रिसीवेबल में देखा गया करीब करीब 59 करोड़ तक की यहाँ पे डेटा शामिल करता है। अर्थात शामिल ये होती है, और इन सब चीज़ों से ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे यदि हम देखें रिकंसलेशन पार्ट में, तो लास्ट 2 क्वार्टर के बेसिस, 2 क्वार्टरली बेसिस डेटा को देखें तो ये संकेत देगा कितने का? करीब करीब कहती है कि 13 करोड़ का हमने नुकसान भी दर्ज किया है, और इसमें जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है कंपनी का वो उतना बेटर है जो कि इनकी इंटरेस्ट बर्डन को क्या कर सकती है? ऑब्जर्व एडजस्ट कर सकती है। ये तो इनके लिए ठीक ठाक है, लेकिन इशू ये आती है जो कंपनी में लॉस मेकिंग के साथ साथ इनका जो डेटर्स रहा वो ज्यादा रहा। कहाँ 14 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो ये कह सकते हैं करीब, इतना करीब 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 60 करोड़ के आसपास है। करीब करीब 400% से ज्यादा की बात करती है। हाथ में कुछ मिला नहीं है, हम कह सकते हैं हाथ में मिला ठुल्लू। निवेशक की चर्चा करेंगे तो निवेशक की चर्चा में देखा गया कि कंपनी में एफआई ने अपनी पोजीशंस को बनाई है सितंबर के अंदर, डीआई ने अपनी पोजीशन को बेची है। और अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि इनका इस कट ऑफ डेट के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा इनमें पोजीशन बढ़ा रही है घटा रही है। ये पोजीशन रेगुलर बेसिस पे जो एफआई है डीआई है हम पब्लिक है जैसे ट्रेडिंग ट्रेडिंग होती रहती है, इसमें जो लास्ट मोमेंट के डेटा आ गई वही यहाँ पे कैप्चर होके आ गई, वही हमारे सामने दिखती है। ट्रेडिंग तो हमेशा लगातार चलती रहती है, जहाँ पे देखा गया कि बल्क ट्रेडिंग के अंदर आज कल की बात किया जाए वो भी देखा गया इसमें, जो मार्केट से सेल कर रहे थे 2,26,000 शेयर को, जो एक सिटी ग्रुप्स कंपनी थी। इससे पहले अक्टूबर 10 के अंदर भी गोल्ड माइन सच फंड ने अपनी पोजीशन को सेल आउट किया था एक बार
तो ये सब चीज़ें चलती रहती है मार्केट में, एक खरीदना एक बेचना चलती रहती है। तो इन सब चीज़ों पे ना ध्यान देके कंपनी के बिज़नेस पे यदि ध्यान दें, तो कंपनी के बिज़नेस में सीधा-सीधा देखा जाए तो गिरावट दर्ज करती है। और इसी की आँकड़ा से यदि हम इन पार्टों को देखें कि ईयरली ग्रोथ परफॉर्मेंस क्या कहती है, तो यहाँ पे देखा गया कंपनी में सेल्स तो कई बार घट बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट की पार्ट उतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं कंपेयरिंग टू सेल्स, लेकिन तब भी एवरेज ठीक-ठाक है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में लगातार गिरावट दर्ज करती है, रिटर्न इक्विटी बिल्कुल सपोर्ट इनको नहीं दे पाती है। इन सब के पीछे यदि हम कुछ अपडेट्स डेटा को लें, तो मार्केट ने इसको करना है। मार्केट इसके पीछे जाएगी क्यों? मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ बड़ी होती रहती है जब कुछ ऐसी होती है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिजल्ट में कई बार सेंटिमेंटल खराब किया जाता है, कई बार सेंटिमेंटल दिखाया जाता है। तो कॉर्पोरेट एक्शन कुछ है नहीं, कंपनी एक साल में लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद की चर्चा करें, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे देखा जाए नेट प्रॉफिट घटती नज़र आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटती नज़र आती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन घटती नज़र आती है। और कंपनी पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस लेवल एज़ पर टाइम फ्रेम में बिल्कुल नहीं किया है, जो डेटा की बात कर रही है, किया जा रहा। कंक्लूजन और पीयर्स में देखेंगे तो पीयर्स में इनके पास निकल के आती है कंपनी जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत डायनामिक्स कंपनी है, बीईएमएल है, कंपनी भी शामिल है। और सबसे ज्यादा भीड़ किसी कंपनी में तो एम टार टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ है। दूसरा द आइडिया फॉरवर्ड में अभी भी कंपेयर करके देखा जाए तो आज आज भी इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है किसका? लोगों का, निवेशकों का लेकर के। जहाँ पे कंपनी कुछ अच्छी बात है कि रिड्यूसिंग द डेट्स की बात करती है, एक्सपेक्टेशन द गुड प्रॉफिट की बात करती है, और जबकि इनके जो डेटर्स डे लगातार इंप्रूवमेंट करती नजर आए, कुछ इनकी डिमेरिट साइड भी देखने को मिलती है। और इन सब पहलुओं से यदि हम चार्ट को देखें, तो चार्ट पिछले जब से इसका चार्ट 1 साल से दिख रहा है, लगातार ट्रेंडिंग इसका लगातार गिरावट में था। लेकिन ये गिरावट के संकेत क्यों हुआ और यहाँ पे आकर के मार्केट में कई बार उछलती है, कई बार कूदती है, इसमें गोल्डन रूल क्या कहता है? अक्सर यही क्वेश्चन आता है कि आखिर मार्केट में ऐसा हो क्या रहा? पिछले 1 महीने में जब 21% गिरावट दर्ज करती है, या पिछले 6 महीने में यदि 19% गिरावट दर्ज करती है, तो स्टॉक मार्केट एक रिस्क है। इसको रिस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि रिस्क टू डिकैल्कुलेशन हमने परफॉर्मेंस लेवल देखा। इसके अलावा यदि हम रिवार्ड की तरफ देखा तो कुछ ऐसा इफेक्ट की बात बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन यदि हम उन पहलुओं पे देखें तो यहाँ पे देखें देखने को मिला कि आप लिस्टिंग के बाद लगातार मार्केट में क्या हुई? एक लंबी गिरावट हुई। आखिर यहाँ पे गोल्डन रूल कौन सी अप्लाई कर? दोस्तों देखा जाए तो मैं किसी आपको किसी स्टॉक को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है। उसमें कुछ प्रिंसिपल और कुछ डिसीजन की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन और द फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स। खुद की प्रिंसिपल क्या कहती है और खुद की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको कितना स्तर की रिस्क लेना चाहिए। तो वहां पे देखा गया कि हम जब भी लिए हैं, इसको कहते हैं हम न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। नीचे स्टॉक मार्केट है तो रिस्क होगा ही होगा, तो रिस्क इसीलिए देखता है और एक्सपेक्टेशन देखा जाता है। इसमें दो चीज को और कंबाइन किया जाता है, एक तो टर्म को देखा जाता है और परसेंटेज ऑफ देखा जाता है। आप कितनी परसेंटेज एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, कितनी परसेंट रिस्क को कवर करने की चाहते हैं। तो रिस्क को हमेशा क्या करना चाहिए? मिनिमाइज करना चाहिए। इस जो एक्सपेक्टेशन है उसको हमेशा प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, तभी तो हम घर वापसी लेके आ सकते हैं पैसे को। अदरवाइज यहाँ पे कई बार सेवन के बॉटम पे खरीदना है, पिक पे बेचना है। मैं ऐसा कोई आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ कि बॉटम कहाँ है, पिक कहाँ है। सोचने वाली बात है, जब कोई यहाँ पे बेच रहा है तो भी कोई खरीद रहा है, बैठ के खरीदने में व्यस्त है। कोई ना कोई तो खरीद रहा है, और खरीद रहा है तो कंपनी में डेफा और डीआईबी तो पोजीशंस लेके बैठे हैं, आज से नहीं, पूरा पुराने से। भले ही इनका पोजीशंस में कई बार कुछ चीजें क्या होता है, कम और ज्यादा होती रहती है, लेकिन देखा जाए तो देखिए क्या होती है इसमें। जो आप हम लोग देखते हैं कि गोल्डमैन जो सच है, जो बड़ी एक एफआई की भूमिका में और बड़े बड़े टारगेट देते रहते हैं, वो यहाँ से अपने टारगेट को बेचने में लगे थे। फिर 10 अक्टूबर को उन्होंने बेच दिया। कितना शेयर बेच दिया तो वो भी देखा गया। 10 अक्टूबर को उसने करीब 6.5 लाख शेयर को बेच दिया, अब 658 के रेट पे। अब यहाँ पे ट्रेंडिंग क्या बना? जो बड़े निवेशक बेच रहे हैं तो मार्केट में गिरावट दर्ज करती है। इसलिए मार्केट में कई बार ऐसी चीज चलती रहती है, इसलिए गोल्डन रूल को हमेशा अप्लाई करना चाहिए, खुद की प्रिंसिपल देखना चाहिए
और खुद के प्रिंसिपल पे यदि प्रॉफिट आती है तो उसको बुक करना चाहिए और लॉस के टाइम पे उसको इसको मिनिमाइज करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।